हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि आर्यंस का माइग्रेशन कैसे हुआ था। हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से आर्यंस ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर माइग्रेशन किया था और क्या आर्यंस के माइग्रेशन का ही कारण था जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी। ये सारे ही क्वेश्चन का आंसर हमें इस थ्योरी से मिलेगा, तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। आखिर ये थ्योरी क्या है? इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी suggests that the group of Indo-Aryan speaker migrated into Indian subcontinent from Central Asia, specifically the Eurasian steppe, in several waves starting around 2000 BC to 15,000 BC। यानी ये थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से जो ग्रुप ऑफ पीपल था जो इंडो आर्यन बोलते थे, मतलब इंडो आर्यन लैंग्वेज वाले लोग का एक ग्रुप था, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर किस तरीके से माइग्रेट हुए थे। ये थ्योरी हमें ये बताती है। ये कहाँ से माइग्रेशन हुआ था? सेंट्रल एशिया, यानी स्पेसिफिकली यूरेशियन स्टेपी, जो आज नॉर्थ रशिया वाला पार्ट है, वहां से ये ग्रुप था एक पीपल का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर माइग्रेट हुए थे और कई सारी वेव्स के थ्रू हुए थे। और ये लगभग 2000 BC से लगाकर 1500 BC के बीच में उनका माइग्रेशन हुआ था। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से ये ग्रुप जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर माइग्रेट हुआ था। दिस पीपल वर पेस्टोरिस्ट, यानी हर्डर्स। पेस्टोरिस्ट कौन होते हैं? जो कि हर्डर्स होते हैं, यानी जो एनिमल्स रखते हैं और एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं वो। एंड बिलीव्ड टू हैव ब्रॉट विद देम द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और जब उनका माइग्रेशन हुआ और जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए तो अपने साथ में उनकी लैंग्वेज, जिसे आज हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी अपने साथ में यहाँ पर लेकर आए, इंक्लूडिंग अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत फ्रॉम विच द वेदास वर कंपोज्ड। और ये कौन सी लैंग्वेज थी? यानी जो आज हम संस्कृत पढ़ते हैं ना, उसका अर्ली फॉर्म, उसे जिस लैंग्वेज के अंदर वेदास लिखे गए हैं, वो लैंग्वेज कहाँ से आई थी? वो इंडो आर्यंस जब अपने माइग्रेशन हुआ था तो उनकी लैंग्वेज हम उनके साथ में माइग्रेशन के साथ में आता है। जब कम्युनिटीज जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा कल्चर लेकर आती हैं, लैंग्वेज लेकर आती हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया तो डाइवर्सिटी है कल्चर का। काफ़ी सालों से यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। मुगल्स यहाँ पर आए थे, तुर्क्स आए, आर्यंस आए, इसके बाद ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस आए। तो ये सभी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी ऑफ कल्चर अपना अपना लेकर आए, जिसकी वजह से आज हम इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ कल्चर देखते हैं। आगे चलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म आर्यन itself refer to a linguistic group not a race। यानी सबसे पहले हम इसके वर्ड्स को समझते हैं। ये जो टर्म है आर्यन, इसको हम एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के अंदर समझते हैं। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ये आर्यंस जो थे एक लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। दैट नॉट आर अ रेस, यानी ये एक रेस नहीं थी, यानी हम इसको एक कास्ट नहीं समझ सकते हैं, हम इसे एक लिंग्विस्टिक ग्रुप कहेंगे। क्यों? उसका नाम ही हमने इंडो आर्यंस रखा है। और इंडो आर्यन किसका नाम है? एक लैंग्वेज का नाम है। तो जब ये लोग आए थे तो हमारे इंडिया के अंदर, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये इंडो आर्यन लैंग्वेज लेकर आए थे और इसी वजह से उनका नाम लिंग्विस्टिक ग्रुप पे, मतलब उन्हीं की लैंग्वेज में रखा गया। द वर्ड आर्य इज संस्कृत मीन्स, यानी एक ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है नोबल और ऑनरेबल। यानी हम बोलते हैं ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो आर्या का मतलब होता है ऑनरेबल। की एस्पेक्ट ऑफ माइग्रेशन। अब देखिए, सबसे पहला माइंड में हमारा क्वेश्चन आता है कि आखिर माइग्रेशन क्यों हुआ होगा, क्या रीजन रहे होंगे? क्योंकि हर लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने स्पेसिफिक पार्ट ऑफ उसमें रहना पसंद करते हैं। और हमने देखा कि ये यूरेशियन जो स्टेपिस थे, यानी रशिया वाला, नॉर्थ रशिया वाला पार्ट से आए थे, तो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट दोनों ही अलग हैं। तो क्या ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से ये माइग्रेशन हुआ, उससे हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम टाइमलाइन, सबसे पहला जो की एस्पेक्ट था या फिर रीजन था वो था टाइमलाइन। द माइग्रेशन आर थॉट टू हैव अकर्ड ओवर सेवरल सेंचुरीज। यानी हमने देखा कि ये 2000 BC से लगाकर 1500 BC के बीच में ये माइग्रेशन हुआ था। एंड रफली
कंसिस्ट विद द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और यही जो टाइम था जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन भी माना जाता है, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इससे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक लेक्चर में डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। तो टाइमलाइन भी एक क्या है, एस्पेक्ट है कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई तो माइग्रेशन किसका हुआ, आर्यन का हुआ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन और इसके बाद आर्यंस हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आए। इसके बाद मोड ऑफ अराइवल, यानी किस तरीके से आए, कोई तो मोड ऑफ अराइवल होगा। इट वाज नॉट अ सडन इन्वेजन, हम इसे एक सडन इन्वेजन नहीं बोलते जैसे कि मुगल्स आ गए एक सडन, है ना, ब्रिटिशर्स आ गए, बट रेदर अ ग्रेजुअल रिफ्यूजन और सीरीज ऑफ माइग्रेशन, यानी ये एक सीरीज ऑफ माइग्रेशन था। मतलब धीरे 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 करके लोग धीरे धीरे माइग्रेट हुए। पहले एक वेव आई, फिर दूसरी वेव आई, फिर और कुछ लोग आए, तो इसी तरह से वो धीरे धीरे आए और यहीं पे क्या हो गए, सेटल हो गए। दे लाइकली केम इन अ स्मॉलर ग्रुप्स, क्योंकि पहले ग्रुप ऑफ पीपल होते थे ना, 15-20 लोगों का ग्रुप होता था जो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। क्योंकि ये पेस्टोरलिस्ट है, हर्डर्स है, इसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो उनका ग्रुप होता था। तो जिस तरीके से उनको ग्रुप था उसी ग्रुप के अंदर, फॉर्म के अंदर वो क्या हुए, धीरे धीरे ट्रैवल हुए, रेदर देन अ सिंगल लार्ज आर्मी। और ये एक सिंगल लार्ज आर्मी की तरह जैसे कि सारे के सारे एक साथ आ गए, ऐसा नहीं था, धीरे 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 करके सारे आए थे। मतलब अगर मोड ऑफ अराइवल पूछा जाए तो स्मॉल ग्रुप के अंदर, छोटी छोटी वेव्स के अंदर ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आए थे। ओरिजिनल होमलैंड क्या था, द मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस यानी इमेजिनेशन फॉर देयर ओरिजिनल होमलैंड इज अ फोनेटिक कैस्पियन स्टेपी कुर्गान्स एंड हाइपोथेसिस। ऐसा माना जाता है कि ये फोनेटिक कैस्पियन स्टेपी यानी जो अभी नदर्न यूरेशिया वाला जो पार्ट है वहां पर ये रहते थे, जो कि उनका ओरिजिनल होमलैंड था। आपसे अगर कोई पूछे कि आर्यंस कहाँ से आए थे तो वो फोनेटिक कैस्पियन स्टेपी, जो कि एक हाइपोथेसिस है, माना जाता है कि ये उनका ओरिजिनल होमलैंड था। अब लैंग्वेज किस तरीके से स्प्रेड हुआ इंडो आर्यंस का, तो इंडो आर्यंस लैंग्वेज स्प्रेड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया, यानी ये नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे पहले स्प्रेड हुई, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ वैदिक संस्कृत। और जब ये जो लैंग्वेज है धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी तो धीरे धीरे ये मॉडिफाइड होकर वैदिक संस्कृत के अंदर बनी। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्यंस, इंडो आर्यन लैंग्वेज जो है वो अर्ली फॉर्म ऑफ संस्कृत थी, और इसके बाद जो इंडिया के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ, यानी इंडिया की जो लैंग्वेज थी और उन आर्यंस की जो लैंग्वेज थी, उनका मिक्सचर बनकर एक वैदिक संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ था। अब क्या है एविडेंस जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि ये जो थ्योरी है वो मतलब इंडो आर्यंस इसी वजह से आए थे या फिर इन वेव्स के अंदर आए थे, इसका सपोर्टिंग एविडेंस क्या है। मतलब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जब पढ़ा था तो हमने देखा था काफी ज्यादा ऐसे एविडेंस थे जिसके बाद हमें यकीन हुआ कि नहीं, पक्का कोई ना कोई सिविलाइजेशन यहाँ पर थी। उसी तरीके से क्या सच में इंडो आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था, तो इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी इज सपोर्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एविडेंस। सबसे पहला लिंग्विस्टिक एविडेंस, जो कि जिसके लिए ये जाना जाता है। सबसे पहला लिंग्विस्टिक एविडेंस, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटीज एग्जिस्ट बिटवीन संस्कृत एंड अदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जैसे लैटिन हो गया, ग्रीक, इंग्लिश और पर्शियन, इन सभी लैंग्वेज के साथ हमारे संस्कृत लैंग्वेज का जो है सिमिलरिटीज मिलता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि आर्यंस जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर माइग्रेट हुए थे। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत वर्ड मत्री इज सिमिलर टू लैटिन वर्ड मैटर एंड इंग्लिश मदर, यानी हमारे यहाँ पर संस्कृत में मैत्री बोलते हैं ना, माँ को मैत्री, लैटिन में मैटर बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर मदर बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं MA जो है वो सिमिलर है, T सिमिलर लग रहा है सब में, तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज के अंदर जो सिमिलरिटी है वो हमें बताती है कि सच में आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था। एंड दिस सजेशन अ कॉमन एंसेस्ट्रल लैंग्वेज, और हम ये कह सकते हैं कि हम सभी का, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, इंडियन कॉन्टिनेंट का और एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उनका एक सिमिलर एंसेस्ट्रल लैंग्वेज है जिसमें कॉमन हमको दिखता है। प्रोटो लैंग्वेज, प्रोटो इंडो यूरोपियन फ्रॉम विच दिस लैंग्वेज ब्रांच्ड आउट, और ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने आज की जो लैंग्वेज है उसको जन्म दिया था। इसकी एक ब्रांच थी जिसकी वजह से आज हमें लैंग्वेज मिली है। इसके बाद काफी ज्यादा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। अब लिंग्विस्टिक तो हम कह सकते हैं कि चलो हमने अपने मन से बना दिया है ना, मैटर, मैत्री और मदर हमने अपनी तरफ से बता दिया।
लेकिन आर्कोलॉजिकल फैक्ट तो झूठ नहीं बोलेंगे। अब देखिए क्या है, डिस्कवरी ऑफ हॉर्सेस। हमारे इंडिया के अंदर हॉर्सेस नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हॉर्सेस की रिमेन्स हमको यहाँ पर मिले हैं। चैरियट्स की टेक्नोलॉजी मिली है कहाँ पर, सेंट्रल एशिया के अंदर, डेटिंग बिफोर देयर अपीयरेंस इन इंडिया। यानी वो कब कब के माने जाते हैं कि इंडिया के अंदर जब हॉर्स का अपीयरेंस हुआ था उससे पहले वो कहाँ पर थे, सेंट्रल एशिया के अंदर। और रिंग वैदिक जो पीरियड था, द रिंग वेदा फ्रिक्वेंटली मेंशन हॉर्सेस एंड चैरियट विच वर इंपॉर्टेंट टू द आर्यन, जो कि आर्यंस के लिए इंपॉर्टेंट थे। ऐसा कहते हैं कि आर्यंस जो है वो हॉर्स के साथ आए थे, यहाँ पे हॉर्स उनका जो था एक हम डोमेस्टिकेटेड करते थे उनको, और वहां से सेंट्रल एशिया से वो यहाँ पर जब इंडिया के अंदर आए थे तो हॉर्सेस लेकर आए थे, ऐसा कहा जाता है। तो एविडेंस ये भी बताता है कि हॉर्सेस का रिमेन्स हमें सेंट्रल एशिया के अंदर मिला है, इंडिया के अंदर तो नहीं मिला। लेकिन बाद में हमें इंडिया के अंदर क्या मिला, हॉर्सेस के रिमेन्स मिले, जिससे ये पता चलता है कि हो सकता है कि आर्यंस जो हैं वो इंडिया के अंदर आए हैं। इसके बाद सर्टेन पोट्री स्टाइल्स एंड बरियल्स practices found in later Vedic site show similarities with those found in the Central Asia। यानी हमें काफी ज्यादा पोट्रीज मिली, पोट्री स्टाइल मिली, बरियल प्रैक्टिसेस मिली, यानी किस तरीके से मरने के बाद जो प्रोसेस करते हैं वो, और जो लेटर वैदिक साइट्स थी उसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज थी। कहाँ से, सेंट्रल एशिया से। तो ये भी एक एविडेंस है आर्कोलॉजिकल जो हमें बताता है। इसके बाद जेनेटिक एविडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक एविडेंसेस। रिसेंट डीएनए स्टडी पर्टिकुलरली दोज एनालाइजिंग पैटर्नल लिंकेज, यानी वाई क्रोमोसोम जो होता है, शो अ जेनेटिक फ्लो फ्रॉम यूरेशियन स्टेपीज इनटू इंडिया अराउंड द प्रपोज्ड पीरियड ऑफ माइग्रेशन। यानी रिसेंट डीएनए का स्टडी जब किया गया, उन्होंने एनालाइज किया जो पेरेंटल लिनेज होता है उसको, जिसमें ये शो किया कि जो जेनेटिक फ्लोज हैं यूरेशियन स्टेपीज से लगाकर इंडिया के, वो कहीं ना कहीं उस माइग्रेशन पीरियड में क्या थे, सेम थे। यानी ये एक जेनेटिक एविडेंस है कि आर्यंस जो है वो सबकॉन्टिनेंट के अंदर आए थे। एंड दिस इंडिकेट दैट द पीपल फ्रॉम द स्टेपी रीजन कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन इन द साउथ एशिया। यानी कहीं ना कहीं वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और साउथ इंडिया के अंदर माइग्रेट हुए थे। स्टडी हैव शो varying percentage of steppe ancestry in the different Indian groups, with a higher percentage often found in traditionally upper caste who were historically associated with the Sanskrit and Vedic tradition। यानी हमें ये भी बताता है, स्टडी ये भी बताती है कि जो स्टेपी एंसेस्टर के जो भी उनके कस्टम्स हैं या फिर उनकी जो एक कास्ट सिस्टम था, वो भी आज हम इंडिया के संस्कृत और वैदिक पीरियड वाले टाइम में मिलता है, जैसे कि अपर कास्ट, लोअर कास्ट हमको देखने को मिलता है, जो कि एक जेनेटिक एविडेंस है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आर्यंस हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आए तो क्या इम्पैक्ट हुआ एंशिएंट इंडिया की सोसाइटी पे, यानी वैदिक पीरियड पे। सो द अराइवल ऑफ आर्यंस हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, यानी काफी इम्पैक्ट हुआ था लीडिंग द वैदिक पीरियड, जो कि 1500 से लगाकर 600 बीसी वाला टाइम था। हम लेटर चैप्टर के अंदर वैदिक पीरियड के तीनों जो पीरियड है, वैदिक, देन आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड, उन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम आर्यंस कैसे आए थे उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद ही वैदिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। हम रिंग वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, इन सभी को डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये जो पीरियड था 1500 से लेकर 600 बीसी वाला टाइम, वो वैदिक पीरियड का टाइम था, जिस टाइम पे आर्यंस जो थे उनका अराइवल हुआ था और काफी ज्यादा प्रोफाउंड इम्पैक्ट जो था इस सोसाइटी पे हुआ था, विच प्राइमरली नॉन थ्रू द वेदास, जो कि वेदास के थ्रू हमें पता चलता है। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में तो उठता ही है कि भाई उस टाइम का हमें कैसे पता है, तो वेदास जो है उससे हमें पता चलता है, और जो ओल्डेस्ट केयर टेक्सेस हैं हिंदुइज्म के, उससे हमें पता चलता है। सबसे पहले पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, काफी पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे। कौन कौन से हुए थे देखिए। सबसे पहला ट्रांजिशन फ्रॉम द अर्बन सेंटर ऑफ इंडस वैली टू रूरल, यानी जो अर्बन सेंटर्स थे वो उस टाइम से क्या हो गए थे, बिल्कुल डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो शिफ्ट था अर्बन सेंटर से रूरल पे चला गया था, जब डिक्लाइन वाला टाइम था, जो लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम था। उस टाइम पे हमने देखा था कि अर्बन सेंटर जो है वो कब खत्म, का जो सेंटर है वो रूरल के अंदर खत्म हो गया था। मतलब अब लोग अर्बन को छोड़कर रूरल सेंटर्स के अंदर
फोकस कर रहे थे। तो ये एक एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से आर्यंस के आने की वजह से जो ट्रांजिशन है वो भी खत्म हो गया था। एंड ट्राइबल सोसाइटी लीड बाय चीफ कॉल्ड राजन, और जो ट्राइबल सोसाइटी के अंदर एक चीफ होता था जिसको हम राजन बोलते थे। और क्या चेंजेस हुए थे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल जनपद्स यानी ट्राइबल सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, विच लेटर ग्रू इनटू लार्ज किंगडम, जिसकी वजह से एक लार्ज किंगडम स्टार्ट हुआ था। इनिशियली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज मोर एग्लिटेरियंस विद असेंबलीज लाइक सभा और समिति, यानी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कहाँ पर था, रूलर में ही था, है ना। रूलर सेंटर में ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता था, जैसे सभा हो गया, समिति हो गया, इस तरीके से। अब हम इकोनॉमिक चेंजेस की बात करते हैं कि ऐसी क्या इकोनॉमिक चेंजेस हुई थी। शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी ऑफ हड़प्पन टू अ मोर पैस्टोरल कैटल रियली, यानी हमने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा था तो हमने ये देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस है, यानी ट्रेड में उसका ट्रेड मेसोपोटामियन सोसाइटी के साथ था, ओमान के साथ में था, उन सभी कंट्रीज के साथ में था, सिविलाइजेशन के साथ में था। लेकिन जब लेटर पीरियड में हम देखते हैं तो एक तो अर्बन का शिफ्ट रूरल के अंदर चला गया, और ट्रेड बेस्ड जो सोसाइटी थी या सिविलाइजेशन थी वो किस में चेंज हो जाती है, पेस्टोरल कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के अंदर चेंज हो जाती है। और कैटल बिकम अ मेजर फॉर्म ऑफ वेल्थ, पहले इकोनॉमी यानी ट्रेड उनकी वेल्थ होती थी, लेकिन लेटर पार्ट में एग्रीकल्चर उनकी वेल्थ बन गई थी। इसके बाद काफ़ी सोशल चेंजेस होते हैं, जैसे कि इमर्जेंस एंड ग्रेजुअल हार्डनिंग ऑफ वर्ना सिस्टम, यानी काफ़ी ज़्यादा सोशल हेयरार्कीज यहाँ पर पैदा हो गई थी ऑक्यूपेशन के बेस पे, जैसे कि वर्नास फॉर्म हुए थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इवेंचुअली इवॉल्व इनटू रिजिड कास्ट सिस्टम के अंदर, रिजिड कास्ट सिस्टम के अंदर ये क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था इनिशियली, जो कि मोर फ्लेक्सिबल था। द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज रिलेटिवली बेटर इन अर्ली वैदिक पीरियड विथ पार्टिसिपेशन इन द असेंबलीज एंड एजुकेशन। लेकिन जब हम लेटर वैदिक पीरियड के अंदर देखते हैं तो जब सोशल हियरार्की स्टार्ट हुई तो पहले तो वो कास्ट सिस्टम और ऑक्यूपेशन पे थी, लेकिन धीरे धीरे वो वुमेन्स की जो पोजीशन है उसको भी अफेक्ट करती है, जैसे कि उनका असेंबली में जाना बंद हो गया था, वो वेद्स नहीं पढ़ सकती थी, मंदिर के अंदर नहीं जा सकती थी, और जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो वुमेन्स के लिए बंद कर दी गई थी। तो ये कहीं ना कहीं आर्यंस का जो कल्चर है वो इम्पैक्ट हुआ था इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं रिलीजियस चेंजेस क्या हुए थे। Introduction and development of Vedic religion focus on the worship of nature gods like Indra, अग्नि एंड वरुणा। जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था तो हमने देखा था कि इस तरीके से कोई भी डिटीज नहीं थी जिनको क्या किया जाता, वर्शिप किया जाता था। वहां पर एक मदर गॉडेस थी और पशुपति जो थे उनको पूजा जाता था। लेकिन ये जो वैदिक पीरियड था और लेटर वैदिक पीरियड था उसमें हम इंद्र, अग्नि और वरुणा को देखते हैं जहाँ पर उनको वर्शिप किया जाता था, और साथ ही में जो नेचुरल गॉड्स थे उनको भी, जैसे वहां पर उस टाइम पे एंशिएंट जो सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पर ट्री है उनको पूजा जाता था। अब यहाँ पर इंद्र, अग्नि और वरुणा को, जो कि एक नेचर गॉड है, उनको वर्शिप किया जाता था। एम्फेसाइज ऑन सैक्रिफिशियल रिचुअल्स यज्ञास परफॉर्मिंग बाय द प्रीस्ट एंड ब्राह्मण्स। जब हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन देखा था और जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पर इस तरह की से रिचुअल्स नहीं थे। हमने सिर्फ अल्टार यानी जो यज्ञ करने का जो अल्टार होता है ना, यज्ञ जो जिसमें करते हैं, वो ही हमने देखा था। बाकी हमने इस तरीके के रिचुअल्स नहीं देखे थे। तो हमें ये सारी चीजें जो वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जब देखने को मिलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सीधा सीधा ये कहीं ना कहीं आर्यंस का जो रिचुअल्स हैं या फिर उनका जो कल्चर है उसका इम्पैक्ट है। द कंपोजिशन ऑफ वेदास, जैसे कि ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर वेदा और अथर्व वेदा, विच बिकेम द फाउंडेशन ऑफ हिंदुइज्म। और ये सारे ही वेदास जैसे ऋग, साम, यजुर और अथर्व वेद जो थे वो हिंदुइज्म का क्या हो गए थे, एक बेस बन चुके थे, या हम कह सकते हैं हिंदुइज्म का फाउंडेशन बन चुके थे। तो ये सारे रिलीजियस चेंजेस जो हुए थे वो आर्यंस के आने के बाद हुए थे। अब बात करते हैं ये जो थ्योरी है ना, आर्यंस इंडो आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी, उसके ऊपर काफी डिबेट्स भी होते हैं और अल्टरनेटिव्स भी दिए जाते हैं। तो क्या है देखते हैं। वाइल द माइग्रेशन थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, यानी ये माइग्रेशन थ्योरी काफी हद तक क्या है, एक्सेप्ट की जाती है, बट देयर आर सम अल्टरनेटिव्स, यानी काफी अल्टरनेटिव्स व्यूज हैं, क्योंकि हर थ्योरी के कोई ना कोई क्रिटिसिस्ट तो होते ही हैं। नोटेबली द आउट ऑफ इंडियन थ्योरी यानी OTT, ये एक थ्योरी है जिसे हम पढ़ेंगे डिटेल से, क्या है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी एंड इंडिजिनियस आर्यनिज्म।
ये कुछ थ्योरी हैं जो इसको अल्टरनेट करती हैं। दिस थ्योरी प्रोसेस दैट द आर्यंस वर इंडिजिनियस टू इंडिया, यानी वो यहीं के थे, एंड दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इट्स वैदिक, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जब डिक्लाइन हुई तो वो ही लोग जो है वो आर्यंस के अंदर कन्वर्ट हो गए, ऐसा इन दोनों थ्योरी का बात करते हैं। दस निगेशिएट एनी लार्ज स्केल एक्सटर्नल माइग्रेशन, और ये कहते हैं कि किसी भी तरह का इस तरह का जो लार्ज माइग्रेशन इंडिया के अंदर नहीं हुआ था। अब आर्ग्यूमेंट फॉर OIT यानी आउट ऑफ इंडिया क्या है? Proportion often cite a continuous cultural tradition, the advanced nature of Indus Valley civilization and some interpretation of archaeological finding। यानी ये कहती हैं कि कुछ कल्चरल जो है कंटिन्यू थे, लेकिन कुछ जो है एडवांस हो गए, जैसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नेचर है वो और ज़्यादा एडवांस हो गया था, और इंटरप्रिटेशन लगाया गया है आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग का, यानी ये जितनी भी ऑफन जो साइट है वो कंटिन्यूस कल्चर था ट्रेडिशन का, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे कहीं ज्यादा क्या थी, एडवांस थी। देखते हैं चैलेंजेस टू OIT यानी आउट ऑफ इंडिया थ्योरी के क्या चैलेंजेस थे, यानी लेक ऑफ स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक एंड जेनेटिक एविडेंस फॉर एन आउटवर्ड माइग्रेशन फॉर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फ्रॉम इंडिया। यानी ये माना जाता है कि ये जो थ्योरी है उसको क्या चैलेंज है, सबसे पहला कि हमारे पास इतने एविडेंसेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक एविडेंस या जेनेटिक एविडेंसेस नहीं है, हमारे पास DNA और जो लैंग्वेज है उसका सिमिलरिटीज तो हमारे पास है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग हमारे पास एविडेंस नहीं है आउटवर्ड माइग्रेशन का इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का इंडिया के अंदर। एंड इनकंसिस्टेंस इन द आर्कोलॉजिक डेटिंग कंपेयर टू द वैदिक टेक्स्ट, और वैदिक टेक्स्ट के कंपेरिजन के अंदर जो आर्कोलॉजिक डेटिंग है वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से इसको चैलेंज किया जाता है। Recent DNA evidence from site like Rakhighari, while indicating indigenous development of farming, does not rule out later genetic influx from the steppe। यानी ये कहा जाता है कि राखीगढ़ी के अंदर जो एविडेंस मिले DNA का, वो हो सकता है कि किसी तरीके के फार्मिंग डेवलपमेंट की वजह से इंडिकेट कर रही हो, या डज नॉट रूल आउटर जेनेटिक इन्फ्लक्स फ्रॉम स्टेपी, यानी वो वहां से नहीं हो, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो थ्योरी है उसके काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं। सो फॉर UPSC अंडरस्टैंडिंग बोथ डोमिनेटेड माइग्रेशन थ्योरी एंड एग्जिस्टेंट अल्टरनेटिव व्यूज इज अ क्रूशियल। आप दोनों ये जो दोनों यानी ये जो थ्योरी है माइग्रेशन थ्योरी वो और उसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो दोनों पढ़ना बहुत ज़रूरी था, जिसे आज हमने पूरा किया। एंड अलोंग विद द एविडेंस सपोर्ट ईच, और जो भी एविडेंस है उन सभी को हमें डिटेल से पढ़ना था, जो आज हमने डिटेल से पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद जो थ्योरी आपको हम बताएंगे वो इसकी अल्टरनेटिव्स होगी, और साथ ही में हम रिंग वैदिक और लेटर रिंग वैदिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। Subscribe for more.